नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। निदा फाजली साहब लिखते हैं, दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। निदा साहब ने रिश्तों को संजोकर रखने के मुतालिक ये शेर लिखा था, लेकिन इसे जी रहे राजनीतिक दल। पिछले दिनों एनडीए के मुकाबिल जो गठबंधन बना इंडिया, उसमें कई दल ऐसे हैं जो राज्यों में एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं। सिर्फ खड़े ही नहीं रहते, बल्कि उसकी हार का कंट का कीर्ण मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। बहुत क्लिष्ट हिंदी है, लेकिन बेहतर है। इंडिया एनडीए पर तो बहुत बात हो गई, आज उनके प्रादेशिक संदर्भों को टटोल कर देखते हैं। एमपी में कुछ महीनों के बाद चुनाव हैं, बड़े नेताओं के आक्रामक दौरे और रैलियों की शुरुआत भी हो गई है। भाजपा से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, फिर चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी आएंगे, पहले भी आगे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पिछले दिनों एक हफ्ते में 2 बार आ चुके हैं। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी कल ग्वालियर आ रही हैं, राहुल गांधी उसके बाद एमपी आएंगे। ये सब मैं इसलिए भी बता दे रहा हूं क्योंकि फिर इसका एक साथ क्या योग है वो भी बताऊंगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की भी रैली प्रस्तावित है। तो सवाल यही है कि दिल्ली में जिन दलों की आपस में गलबैयां नुमाया हुई थी, उनका वैसा ही गठबंधन एमपी में भी होगा क्या? यदि हुआ तो सीट शेयरिंग से फायदा होगा या नुकसान? क्या पिछले विधानसभा के खंडित जनादेश को देखकर इस बात की जरूरत राज्य के दोनों प्रमुख दलों को है भी या नहीं? ऐसे बहुत से सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। दो 2018 का विधानसभा चुनाव भरम और भरोसे की इस परत को जरूर उखाड़ कर गया था कि एमपी की जनता सिर्फ द्विदलीय व्यवस्था के तहत जनादेश देती है। बेशक सपा और बसपा को सीटें और वोट शेयर उन्हीं के पिछले प्रदर्शन के अनुरूप नहीं मिले थे, लेकिन उन्होंने 10 से ज्यादा सीटों में नुकसान कांग्रेस और भाजपा दोनों को पहुंचाया, बल्कि कांग्रेस को नुकसान ज्यादा पहुंचाया। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी दूसरे राज्यों में जमकर ताल ठोकी है, तो जाहिर है कि यहाँ भी उनकी वजनदार चुनावी आमद तो होगी, सीटें चाहे जीत पाएं या नहीं। तो क्या ऐसे में कोई गठबंधन मौजूदा राजनीतिक माहौल में अनिवार्य है? ये एक बड़ा सवाल है। पहले सुनते हैं कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस के मिजाज और तेवर क्या है। ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है और अभी तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी लड़ाई है मध्य प्रदेश में। और जो गठबंधन की पार्टियां हैं, ये मध्य प्रदेश में पहले भी लड़ती रही हैं, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई कभी प्रभावित नहीं हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा के लिए भी ये चुनाव कोई आसान नहीं है। पार्टी के मेजबानों के अलावा कांग्रेस छोड़कर आए मेहमानों को समायोजित करना, सरकार के एंटी इनकम्बेंसी के माहौल को साधना, इस बीच समय समय पर सामने आ रहे घपले घोटाले और आदिवासी अत्याचार के वीडियो की भरपाई करना भाजपा की जीत के रास्ते को और भी उबड़ खाबड़ बना रहे। हालांकि एनडीए का कोई घटक दल एमपी में प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या भाजपा बसपा या लोकल पार्टी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी? इंडिया गठबंधन का असर तो जब ये सारे दल एक होकर चुनाव लड़े। अब तो सभी दल घोषणा कर चुके अपने अपने चुनाव लड़ने की, तो काहे का गठबंधन? सब तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब एक साथ यदि आए हैं तो सब एक साथ चुनाव लड़े, तब तो गठबंधन हो। बिहार में एक बार आरजेडी नेता लालू यादव ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, वोट कटवा पार्टी। एमपी में भी सपा, बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जयस और आम आदमी पार्टी भले ही ज्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन लालू जी की परिभाषा में तो बिल्कुल खरी उतरती हैं। यानी ये छोटे दल शेर नहीं है, लेकिन पाव जरूर है, और जिसके साथ जाएंगे उसे सवा शेर जरूर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DSTV। तो रस्मन, सबसे पहले उन खास मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। हमारे साथ है नेहा बग्गा, ये बीजेपी की युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है नेहा जी का। दूसरे मेहमान है मिथुन अहिरवार, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। मिथुन जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान है सरमन नगेले, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत कर लेते हैं नेहा जी से, क्योंकि उनके यहाँ उनकी पार्टी की सरकार यहाँ पर है, और लंबे वक्त कह देता हूँ क्योंकि बीच में कुछ वक्त भले ही कांग्रेस रही है, लंबे वक्त से। तो नेहा जी, कोई संभावना आपको लगती है, भले ही आपका एनडीए के बड़े घटक दल यहाँ ना हो, लेकिन बाकी की पार्टियों से कोई संभावना, या फिर लड़ाई आमने सामने की होगी? देखिए,
प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में तो 2 पार्टी सिस्टम ही सदैव रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही जो है नावी लड़ाई सदैव से चली है। पर आज मुख्य बात यह है कि ये जो विदेशी मूल और विदेशी विचारधारा पर जो चलकर कांग्रेस पार्टी ने अपना नाम इंडिया रखने का जो काम किया है गठबंधन के साथ में, उन्हें तय करना है कि आम आदमी पार्टी जो चंद दिन पहले इनकी तरफ देखकर मुंह चिढ़ा रही थी और सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हम उस कीमत पर छोड़ देंगे कि जब कांग्रेस पार्टी अपना ध्यान हटा। तो आज मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस जब इन दलों के साथ, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं सपा बसपा के साथ में कोई सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक्टिव होने वाली है, या आम आदमी पार्टी के साथ में कोई इनका सीट शेयरिंग फॉर्मूला होने वाला है क्या, या ममता दीदी के साथ में यहाँ पर किसी प्रकार का बंटवारा करने वाली है क्या? तो ये किस प्रकार का गठबंधन है, ये तो कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। पर मध्य प्रदेश की जनता ने केवल 2 पार्टियों की तरफ ही सदैव देखा। हालांकि पिछली बार का जनादेश बड़ा खंडित सा आया था, इसीलिए मैं आज ये सवाल उठा रहा हूँ। मिथुन जी को इन कर लेते हैं। मिथुन जी कह रही हैं उन्हें तो कतई कोई जरूरत नहीं है, वो अपने दम पे निकाल लेंगे, ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को है। ये अपने दम पे तो पिछले बार भी उन्होंने दावे किए थे और हम सबने देखा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। हमारा जो नाम है इंडिया, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इंडिया विरोधी तो है ही, इन्हें इसमें विदेशी मूल नज़र आता है। तो सबसे पहले अपने ट्विटर का हैंडल चेंज कर लें, जिसका कि टाइटल है बीजेपी फॉर इंडिया। मोदी जी क्या कहते हैं साहब, डिजिटल इंडिया बनाओ। मोदी जी क्या कहते हैं साहब, खेलो इंडिया की तरफ जाओ। यहाँ तक कि इनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी इंडिया शाइनिंग का नारा लेकर के आए। तो ये सब विदेशी मूल से प्रभावित होकर के ये किया होगा, संभवतः नेहा जी ये कहना चाह रही हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने पिछले बार भी गठबंधन में चुनाव लड़ा था, 229 सीटों पर हमने कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। एक हमने जो जतारे की सीटें शरद यादव जी की पार्टी को दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार स्पष्ट करे कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को अपने में शामिल कर लिया भ्रष्टाचारी कहने के बाद, जिस भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को अपने में शामिल कर लिया है भ्रष्टाचारी कहने के बाद, तो क्या मध्य प्रदेश में उनके साथ भी अलायंस होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जो कहती है कल उससे कहां है एनसीपी और शिवसेना की एमपी में है। देखिए भारतीय जनता पार्टी भी बताना चाहिए, जिस गोविंदपुरा विधानसभा में रहता हूं वहां से शिवसेना पिछले बार भी लड़ी थी, कुछ वोट्स तो लेकर के आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा नुकसान होता है, ये एक अलग बात है। हमारा तो जो मूल विषय है वो ये है कि हम सबका जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कॉमन इश्यूज है। आज महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की डबल पंचर जो सरकारें हैं वो किस किस तरीके के कृत्य अपने यहाँ करवा रही है, उस पर कार्रवाई नहीं करती। इस सब को लेकर के हम सब साथ आए ताकि भारतीय जनता पार्टी का डटकर मुकाबला कर सके। सरबन नगेले जी को इन करते। सरबन जी पिछले बार का नेहा जी की बात से अगर पिछला चुनाव अपन नहीं देखे होते तो सहमत होते कि भाई यहां मुख्य मुकाबला से मैं सहमत हूं कि मुख्य मुकाबला बेशक बीजेपी कांग्रेस के बीच होता है। लेकिन मैं अभी कुछ तथ्य भी गिना दूंगा, सरबन जी विद्वान जर्नलिस्ट वो भी बता देंगे कि कहां कहां कितना बारीक मुकाबला हुआ और कहां कहां खेल बिगाड़ा इन्हीं लोगों ने, तीसरी पार्टियों ने। तो क्या गठबंधन की गुंजाइश दोनों में से किसी एक को आपको दिखती है? देखिए माननीय प्रवीण जी, मध्य प्रदेश की राजनीति को मध्य प्रदेश के मतदाता का अपना एक अलग मिजाज है। मध्य प्रदेश की राजनीति जो है ना हमेशा से 2 दलीय राजनीति के बीच में चली है और मध्य प्रदेश का जो प्रबुद्ध मतदाता है, मध्य प्रदेश का जो समाज है बहुत ही समझदार समाज है दूसरे राज्यों की तुलना में। तो यहाँ हमेशा से 2 दलों को सत्ता में मौका मिला है, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो भारतीय जनता पार्टी रही हो। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ समय पूर्व जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था तो बहुजन समाजवादी पार्टी की लगभग 13 सीट आई थी। बाद में समाजवादी पार्टी की भी 4-5 सीट आई हैं। तो ये जो असर है, तो ये 2 बसपा की फिर भी थी, माने 2 कम नहीं मानो आप, और वोट शेयर भी बहुत ठीक ठाक ही था, माने कम हुआ था उन्हीं की तुलना में, लेकिन ठीक ठाक तो पा गए थे। ये जो असर है ये चंबल का थोड़ा एरिया है और बुंदेलखंड का एरिया, और ये यूपी से लगी हुई बॉर्डर, रीवा तक पहुंच जाओ आप, यूपी से लगी बॉर्डर में। हाँ, और वो जब उत्तर प्रदेश में जिस दल की सरकार होती है उस दल कि राजनीतिक दल का वहां पर असर रहता है, क्योंकि वहां पर संसाधन तुरंत आ जाते हैं और राजनेता वहां के, अब यूपी के तो लोग ही चुनाव लड़ चुके थे। टीकमगढ़ से मीरा यादव, दीप नारायण सिंह यादव की वाइफ यूपी से विधायक रहे। तो देखिए ये स्थिति है। अब जहां तक आपने जो कहा कि जो गठबंधन की बात है, जिस विषय पर आपने बहुत अच्छे विषय पर चर्चा रखी है, देखिए जो 26 पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है और ये ना केवल मध्य प्रदेश के लिए
बल्कि देश की राजनीति के लिए 28 जुलाई का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है कि 26 पार्टियां एक साथ आ गई। अब जहां तक मध्य प्रदेश में उनके असर की बात है तो देखिए, एनसीपी का असर थोड़ा बहुत मतदाताओं के बीच में बुरहानपुर और खंडवा के आसपास है। आम आदमी पार्टी का आपका एक महापौर सिंगरौली में जीती गए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी का असर बुंदेलखंड और बॉर्डर एरिया में है। इसी तरह से जो जनता दल यूनाइटेड है उनका भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और उनके लोग हैं। अब उसका इस पर क्या असर पड़ेगा गठबंधन पर, क्योंकि गठबंधन जब होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और दूसरा देखिए, एक और मैं संदर्भ दे दूं कि जब माननीय दिग्विजय सिंह के समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में एक दोस्ताना संघर्ष का जो है ना, पहली बार वो नाम आया था चुनाव के दौरान, वो हुआ था। अब वो इस चुनाव में ठीक है। नेहा जी को एक बार इनका लेते हैं। नेहा जी, एक ये बात बता दीजिए, आपके मतलब आपसे बेहतर कौन बताएगा, बहुत बारीक अंतर से गवर्नमेंट गई थी पिछली बार आपकी, कई जगह बहुत बारीक बने, एक जगह तो 121 वोट तक हारे हो आप लोग, तो तब के चलते अब वो होमवर्क करना आपको नहीं लगता कि जरूरी हो गया, खासकर उन सीटों में जहां पे जो रीजनल पार्टीज हैं जिनका बहुत बड़ा नाम भले ना हो देश में, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो गई या जयस हो गए या आम आदमी पार्टी, चलिए देश की पार्टी हो गई अब, लेकिन यहां पे प्रभाव कम है, इनसे कुछ गुणा भाग कर लिया जाए? प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी पिछली हार से हमेशा सीख लेती है और आगे किस प्रकार से बेहतर करना है उसको लेकर रणनीति भी बनाती है। पर मुख्य बात यह है कि आप जिन दलों का नाम ले रहे हैं उसमें से उदाहरण के तौर पर आम आदमी पार्टी 14 में आई लोकसभा के समय, आपने देखा कि जमानत नहीं बचा पाए अपनी और बहुत बुरी स्थिति में रहे, कहीं पर 200 वोट कहीं पर 400 वोट, ये लोकसभा की स्थिति थी। 2018 में दोबारा से आए, फिर आपने देखा कि वही परिस्थितियां बनी विधानसभा के समय पर। आज वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ गई है और ये जो सो कॉल्ड एक इंडिया का चित्र दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी और इनके दल कर रहे हैं। साथ ही आज उन्हें समझने की आवश्यकता है कि सौरभ भारद्वाज ने तो अभी खुले तौर पर चुनौती दी थी ना कांग्रेस पार्टी को कि आप पंजाब और दिल्ली जब छोड़ देंगे तो हम मध्य प्रदेश छोड़ने का काम करेंगे। यही आम आदमी पार्टी जब गुजरात पहुंची तो हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस को धूल चटाने का काम किया। ये जो अंडा दिया है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली में, आज उसका परिणाम भी जनता के सामने है। तो अगर आम आदमी पार्टी कभी एंटर करती है तो उसका नुकसान सबसे पहले किसको होता है? कांग्रेस पार्टी को होता है। वही उसी प्रकार के कई गठबंधन हमने सपा बसपा के साथ भी कांग्रेस पार्टी के देखे हैं, पर कांग्रेस ने जब उनके ऊपर अपना हाथ रखा है तो एक तरफ साइकिल पंचर हो गई, एक तरफ हाथी बैठ गया। क्या मध्य प्रदेश में इस कोalition को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे जाएगी? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अपने दम पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी है, इस बार भी हम लड़ेंगे, पिछली सीख से सीखेंगे भी और आगे की रणनीति भी हमने बना ली है। बारीक अंतर से हारी हुई सीटों का मैं जिक्र कर रहा था। ठीक है, मिथुन जी को इन कर लेते हैं। मिथुन जी, समाजवादी पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि कुछ सीटें कांग्रेस उनके लिए छोड़ेगी, जैसे पिछली बार आपने कहा था जनता दल यूनाइटेड के लिए एक सीट छोड़ी थी, नंबर 1। और दूसरा ये जो ताजा नया गठबंधन है जिसकी तरफ नेहा जी भी इशारा कर रही है, आम आदमी पार्टी वाला, पिछले बार भी ठीक है 2,40,000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सुदृढ़ करिएगा, इतने वोट तो आम आदमी पार्टी को मिले थे। तो अगर 1-2 जगह भी उनने ठीक ठाक कर लिया जहां से मेयर बना चुके हैं तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे कोई गठबंधन की गुंजाइश या किसी के लिए सीट शेयरिंग की गुंजाइश छोड़ के रख रहे हैं क्या? देखिए, हर चुनाव में आंकड़ा अलग होता है। समाजवादी पार्टी को 1.3% वोट मिला था, बहुजन समाज पार्टी को 5% वोट मिला था, सपाक्स जैसी एक पार्टी आई थी जिसको कि 0.5% वोट मिला था। तो आज क्या परिस्थितियां मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश की परिस्थिति ये है कि हम जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं, 150 से ज़्यादा हमें सीटें जीती, तो हमने पिछले बार भी ये ऑफर खुला रखा था कि यदि कोई दल हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है और उनको मान सम्मान के साथ हम लोग लाएंगे। क्योंकि ये अलायंस बड़े तौर पर ये देश के लिए अलायंस है। यदि कोई पार्टी इंटरेस्टेड है मध्य प्रदेश में, मान रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थिति उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है, मध्य प्रदेश की स्थिति दिल्ली की स्थिति अलग है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह बताना चाहिए कि जिस पार्टी को ये आतंकवादी बताते रहते थे उस पीडीपी के साथ अलायंस करने की इनको क्या आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि कल तक श्री राम को काल्पनिक बताने वाले जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी में, अपने एनडीए में, अलायंस में लेने की क्या जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि 70,000 करोड़ का जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको ला करके आप इतने बड़े बड़े पदों पर क्यों बैठाना चाह रहे हैं। यह मजबूरी
आपकी। और जिस दिन से इंडिया नाम अनाउंस हुआ है, जिस दिन से अलायंस अनाउंस हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके शब्दों का चयन देखिए। आज 9 साल में पहली बार देख रहा हूं काफी सारे आईडीज रखे हुए और वो आकर के अपनी बाइट दे रहे हैं। पहले एक एजेंसी को दे दिया करते, तो बहुत कुछ बदलाव आया है। आगे आने वाले समय में देखेंगे और बदलाव होगा। मध्य प्रदेश में तो हम जीत ही रहे हैं, इस जीत को कैसे आगे बढ़ाते हैं, हमारे पार्टनर्स के साथ हम मिलकर के चयन करेंगे। मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टियां चुनाव लड़ेगी, मुख्य रूप से कांग्रेस यहां चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की संभावना को पूरी तरह खारिज भी उन्होंने नहीं किया कि जहां जो कुछ होगा तो देखा जाएगा। एक बार फिर से इन करते शर्मन जी को। शर्मन जी, एक सवाल यही है कि अभी बसपा ने बड़ा एक ओपन छोड़ रखा है, वो ना इनके साथ है ना उनके साथ है, और खेल बिगाड़ने में बड़ा रोल बसपा का हो जाता है। 2 सीटें भले ही पिछले बार उससे आई, एक अब भाजपा ही होगा, ये बात और है। रामबाई भी हो सकता हो जाए चुनाव तक भाजपा ही, लेकिन माहौल तो उनका रहता है कई जगह। उन्हें शांत तो बैठाना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी बैठा ले या कांग्रेस बैठा ले। इसी तरह शांत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी बैठाना पड़ेगा कुछ जगह में। अगर वो शांत नहीं होंगे तो जो मैंने वोट कटवा शब्द इस्तेमाल किया, वो वोट कटवा तो होंगे। देखिए माननीय प्रवीण जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो मतदाता है, जयस का भी जो मतदाता है, वो सामान्यतः कांग्रेस का मतदाता है। कांग्रेस जो है ना, शुरू से गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की पार्टी के रूप में जानी जाती रही है। और ये जो जिन दलों का आपने जिक्र किया है, ये रीजनल दल हैं, जयस हो या जीजीपी हो या बीएसपी तो नेशनल पार्टी है, तो इनका जो वोटर है वो एक वर्ग विशेष से आता है। अब उस वर्ग विशेष के लोगों का जो रुझान और उनकी जो तैयारी वो किस दल के लिए रहती है, ये उनके नेता तय करते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि दोस्ताना संघर्ष, माननीय दिग्विजय सिंह जब चुनाव में आए थे तब ये विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ था। अब इस चुनाव में भी क्या इस तरह की कोई टैक्टिक्स कांग्रेस पार्टी अपनाती है या नहीं, ये देखना है, क्योंकि अलायंस तो कांग्रेस के साथ हुआ है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी का भी जो आरपीआई है रामदास आठवले की, उसका भी कहीं ना कहीं बॉर्डर से लगा हुआ असर है, और भी महाराष्ट्र से। तो देखिए जहाँ तक इसमें जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो यही है कि नुकसान की जो संभावना है वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के ही नज़दीक जा रही है, क्योंकि गठबंधन उन्हीं के साथ हुआ और जो मतदाता है कांग्रेस का, वही मतदाता इन दलों का भी है। नेहा जी, ये बात इत्मीनान दिला रही होगी आपको कि अगर ये रीजनल पार्टीज यहाँ पर प्रमुखता से आगे आती हैं तो आपको डैमेज नहीं करेंगी, कांग्रेस को डैमेज करेंगी। प्रवीण जी, तो वास्तविकता भी है, और आज तक के चुनाव का हम आकलन करें, और केवल मध्य प्रदेश ही क्यों, अगर आप हिमाचल में देखेंगे या आप राजस्थान में देखेंगे या फिर आप पंजाब में देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे, गुजरात में देखेंगे, तो कांग्रेस पार्टी जब जब दूसरे तीसरे नंबर पर आई है किसी भी सीट पे और रीजनल दल वहां पर घुसे हैं, तो उन्होंने वहां नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी को किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहा है। अगर आप अभी कर्नाटक के भी हाल ही के रिजल्ट देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव से इस चुनाव में भी वोट जो है वो इंटैक्ट है। डैमेज जब भी हुआ है कांग्रेस पार्टी को हुआ है, उसको अगर समाप्त किसी ने किया है तो इन रीजनल दलों ने किया है। और इसीलिए मैंने कहा था कि जब इस प्रकार का गठबंधन होता है जो केवल अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, जिस तरीके से खून के प्यासे एक दूसरे के, खुद बंगाल के अंदर अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो हत्या करवाई गई है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वहां पर गठबंधन कर लेते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का खून पसीना भूल जाती है कांग्रेस पार्टी और अपने अनैतिक गठबंधन के साथ आगे बढ़ती है। और इस प्रकार के तमाम सारे उदाहरण हैं। मुझे लगता है कि ये विचार करने का प्रश्न जो पूरा मुद्दा है ये कांग्रेस पार्टी के लिए है। ठीक है, कांग्रेस के लिए अब रोकूंगा, बहुत वक्त दिया आपको। ये आपके विचार करने का प्रश्न है मिथुन जी, उनके वो चिंता मुक्त हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एक टर्म यूज़ किया, वोट बैंक। भारतीय जनता पार्टी जनता को ये तो समझती है, हम तो जनता को इंसान समझते हैं, उनके वोट की कीमत समझते हैं और इंसान के आधार पर उनको ट्रीट करते हैं। जाहिर सी बात है वो वोट बैंक के रूप में जनता को मानते हैं। हमने ये फैसला कर लिया, हम अपनी राह पर चल रहे हैं। कल प्रियंका जी आ रहे हैं, खड़गे जी आने वाले समय में आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं ही। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी शिवराज जी तय हो जाते हैं, कभी बदल जाते हैं, कभी कोई बात अलग आ जाती है। मध्य प्रदेश का दलित, आदिवासी, महिलाएं, बेरोजगार, बुजुर्ग, हर व्यक्ति
आज प्रताड़ित है, परेशान है भारतीय जनता पार्टी से और एक बेहतर विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को चुनना चाहता है। 2018 में भी चुना और बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी को चुनने जा रहे हैं। अलायंस के लिए हमारे द्वार आज भी खुले, कोई भी पार्टी यदि इंटरेस्टेड हो, हम उनको एक अनुपातिक जो प्रैक्टिकल अनुपात होता है उसमें हमारे लीडर्स बात माने समाजवादी पार्टी की 10 सीटें जो वो क्लेम से आशय मेरा ये है, मुझे क्लेम नहीं किया, सूत्रों से जो आ रही कि 10 सीटें छोड़ सकती है कांग्रेस। देखिए मैंने जैसा कि कहा, एक प्रैक्टिकल अनुपात में हमारे लीडर्स जिस चीज को बेहतर समझेंगे उस मामले में अगर बात जमेगी तो हो भी सकता है। और नेशनल लेवल पे मध्य प्रदेश स्तर पे अलग परिस्थितियां हैं, तो यहां क्या कॉम्बिनेशन बनता है हमारे लीडर्स इसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, एक बार सभी खुले हैं। शर्मन जी, एक जो बात है कि नेहा जी की बात से ही मैं एक सिरा उसका पकड़ रहा हूं कि भाई, और आपने भी कहा कि भाई डैमेज कांग्रेस को होता है, तो क्या यही वजह, कई बार आरोप दोनों पे लगते हैं, ये बीजेपी पे भी लग रहा है, कांग्रेस पे भी लग रहा है कि जेएस के 5 टुकड़े इन दोनों ने मिलकर ही कराए अपने अपने हिसाब से कि भाई वो टूटेगा तो इन्हें फायदा होगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी टुकड़े करा दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि भाई वो ट्राइबल इलाके में ज़्यादा माहौल नहीं बना पाए। तो क्या कई बार प्लान बी के तहत भी ऐसी पार्टियां चुनाव मैदान में उतारी जाती हैं दोनों दलों की तरफ से कि जो इनको नुकसान करें या उनको नुकसान करें? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा होता है, सदैव से होता आ रहा है और राजनीतिक दल करते भी ये हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आखिर उनको सरकार बनानी है ना, तो सरकार बनाने की लोकतंत्र में सारे अधिकार दिए हुए लोगों को, इसलिए ऐसा करते हैं वो। ये बात अलग है कि ये कोई घोषित रूप से नहीं होता है, ये सब अघोषित रूप से होता है। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मेरी जानकारी है कि जीजीपी 2-3 फाड़ हुई थी, इसमें एक राजनीतिक दल विशेष के लोगों का विशेष योगदान रहा था, तभी जीजीपी जो है ना बहुत कमजोर हो गई। अब ये जो विषय आया कि जो जैस भी हुआ, जैस भी हुआ, 5 एक लोग क्लेम करते हैं, अब बीएसपी भी हुआ। अब देखिए जो विषय आ रहा कि वोट किसका इस चुनाव में कटेगा, तो देखिए परिस्थितियां हमेशा से बदलती हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड एक जैसा चलता है। अब यंगस्टर पढ़ा लिखा आ रहा, सोशल मीडिया का जमाना, डिजिटल एज का जमाना है, मतदाता अपनी जानकारी के लिए तैयार रहता है, उसके पास हर चीज पॉलिटिकल पार्टीज की पहुंच रही है कि किसकी योजनाएं कैसी है, किसकी घोषणाएं किस तरह की हो रही हैं। तो जो मतदाता है, अच्छा एक पीढ़ी की पीढ़ी बदल गई है, वो नई पीढ़ी तैयार हो गई है, नई पीढ़ी पुराने ट्रेंड पे चलेगी कि नहीं चलेगी कह नहीं सकते। राजनीतिक दल अपनी पॉलिटिकल पार्टीज अपना वचन पत्र को, अपने घोषणा पत्र को, अपने जनसंकल्प को कितना मतदाताओं तक या आम नागरिक तक पहुंचा पाते हैं, कितना अपनी विचारधारा से प्रभावित कर सकते हैं, ये सारी चीजें चलती हैं। और इसके साथ साथ जो राजनीतिक दल अपने मतदाताओं को रिझाने का, उनको कन्विंस करने का, उनको अघोषित रूप से लाभान्वित करने का प्रयास करता है, उसके पक्ष में मतदान होता है। तो बिल्कुल बड़ा सर्वमान सा सिद्धांत है। एक बार नेहा जी को इन करते हैं, अब अपनी डिबेट के पार्ट बी की तरफ जाते हैं। नेहा जी, आपकी तरफ से बड़े बड़े लीडर आ गए, 2-3-4 बार आ गए, अमित शाह जी भी आ गए, मोदी जी भी कई बार आ गए, अब प्रियंका जी आ रही हैं और वो गारंटी की बात करती हैं कई बार, मुझे नहीं पता कल बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री जी भी गारंटी पे बड़ा फोकस कर रहे थे। कई जगह कुछ राज्यों में गारंटी शब्द काम भी कर गया। प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी और साथ में इनके जो ये दल है, इनकी केवल 2 ही गारंटियां हैं, एक भ्रष्टाचार और एक परिवारवाद। अब आप किसी को उठा के देख लीजिए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, और तमाम सारे जो इनके अलायंस साथ में आ रहे हैं, लालू प्रसाद से लेकर, तो ये बात तो बहुत स्पष्ट है। और मुझे तो बात यह है कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आज उसका हश्र देखिए कि जिन प्रियंका गांधी ने कभी पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ा है, वो चुनाव के गुण सिखाने के लिए बार बार अन्य राज्यों में जाती है। गुजरात में हमने देख लिया क्या नतीजा हुआ, उत्तर प्रदेश में हमने देख लिया है, मध्य प्रदेश में भी पिछली बार देखा है। ये लोग जो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकलते हैं ना, ये बहुत गजब का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इन्हीं प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया था। मध्य प्रदेश के जब जबलपुर आई पिछली बार, तो अपनी पार्टी की ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेना भूल गई, महिला विभा पटेल जी का। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि इनकी नीतियां क्या है। ये प्रियंका गांधी तब नहीं बोलती जब दलित अत्याचार राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में होता है, तब इनका मुंह खुल जाता है, ट्विटर काम करना बंद कर जाता है। तो केवल 2 गारंटियां मान के चलिए इनकी, एक परिवारवाद और अब जवाब ले लेते हैं। इस बार गारंटी मिथुन जी जो बाकी राज्यों में चल गई थी उनकी गारंटी, ऐसा मानना नेहा जी का कि यहाँ गारंटी नहीं चल पाएगी प्रियंका जी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई गारंटी है तो वो झूठ और हिपोक्रेसी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी हमसे तो सवाल पूछ लेती है
इस देश में डबल इंजन की सरकारों में आज बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। इस देश में डबल इंजन की सरकारों में आज आदिवासियों को मुंह पर पेशाब किया जा रहा है। इस देश में डबल इंजन की सरकारों में आज दलितों को कीचड़ में सन के मारा जा रहा है। ये इनकी अगर डबल इंजन की सरकार है उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई स्टैंड नहीं आता तो इनकी हिपोक्रेसी को दिखाता है। वो भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद पर सवार होने की बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को खत्म करने के लिए रामविलास पासवान जी की पार्टी को अपने साथ में रहती है। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि आज जो दिशा है डिजिटल इंडिया भी है और जो मीडिया के माध्यम से अन्य चीजें भी जाती हैं। मतदाता को बेवकूफ ना समझे, मतदाता आपका पूरा एनालिसिस कर चुका है, आने वाले चुनाव में करारा जवाब आपको देने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मेंटल रूप से तैयार रहे कि आने वाले समय में नहीं तो हम लोग से आशा है, जब मैं हम लोग बोलूं माने मध्य प्रदेश की जनता, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि मैं रिप्रेजेंट तो कर ही रहा हूं किसी भी जरिए, तो क्या मध्य प्रदेश की जनता को ये कल उम्मीद करना चाहिए कि कुछ गारंटी यहां भी प्रियंका जी अनाउंस करके जाएंगी कि ये गारंटी है यदि हमारी सरकार आई? देखिए, गारंटी तो वो पहले भी अनाउंस कर चुके हैं और जिन गारंटी को हमने वादा किया पूरा भी किया, लेकिन कल का जो मुख्य कार्यक्रम है वो एक गद्दार के ऊपर केंद्रित ज्यादा रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह का संचार करना चाहिए, जो कार्यकर्ताओं की मांग वहां से आई है, उसके ऊपर ज्यादा केंद्रित रहेगा और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में आने वाले समय में हम और क्या जनता के लिए करना चाहते हैं उसको लेकर के भी एक खाका तैयार किया जाएगा, उसको भी सामने रखने का काम प्रियंका जी करेंगे। एक बार नेहा जी को इन करना पड़ेगा यहाँ पे, अभी बारी हालांकि शर्मन जी की, लेकिन नेहा जी को इन कर लेते। नेहा जी, नारा पिछली बार आप लोगों ने दिया था ना, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, तो अब उसका एक पार्ट लेके आ रही है प्रियंका जी, जैसा मिथुन जी की बात से ध्वनित होता है माफ करो महाराज वाली। देखिए, कांग्रेस अगर माफ करने और इस प्रकार की परिस्थितियों पर जाएगी तो आपको याद होगा प्रवीण जी की कांग्रेस के तो वर्टिकल कितने टुकड़े हुए हैं, शायद 70 बार से अधिक तो कांग्रेस के टुकड़े हो चुके हैं और शरद पवार जी से लेकर ममता बनर्जी ये उन टुकड़ों से ही निकले हुए स्टॉलवर्ड लीडर्स हैं जो आज अलग अलग अपने राज्यों में नाम कमाकर बैठे हुए हैं। और एक बार मुझे ध्यान में आता है कि अटल जी ने भी इस पे व्यंग करते हुए कहा था कि कांग्रेस के तो इतने टिकड़े हुए, कभी आर हुई कभी एस हुई, कांग्रेस कभी आई कभी गई, एक व्यंग में कहा था। तो कांग्रेस की वो परिस्थिति रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। 500 से अधिक तो ऐसे लोग हैं जो सांसद रहे, विधायक रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं। तो अपनी जो कमियां हैं उसको छोड़कर अगर अन्य लोगों में ढूंढेंगे तो ये देखेंगे कि कांग्रेस का सफाया किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, अब शर्मन जी को ले लेते हैं, बहुत बहुत वक्त आपको भी दे दिया, मैं आउट ऑफ टर्न भी चला गया था आपकी तरफ। एक बार शर्मन जी को करते। शर्मन जी, कल वाली जो रैली है, कल कुछ राज्यों में नहीं चला था, कहते हैं प्रियंका जी का जादू, कुछ में चल गया, क्या देखते हो आप कल की रैली को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक परिस्थिति है और मध्य प्रदेश का जो मतदाता है और आम नागरिक है, वो हमेशा से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को मानता रहा है और उन्हीं के आसपास वो केंद्रित रहा है। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, वो यदि ग्वालियर आ रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस नेताओं में अपना उत्साह का संचार करेंगे। साथ में वो वहाँ के मतदाताओं को भी लुभाने का प्रयास करेंगे, उनको आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। कुछ घोषणाएं भी कर सकते, कुछ वो गारंटी भी दे सकते, जैसे कि परंपरा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अखिल भारतीय स्तर का जो महासचिव आता है वो बहुत बड़ा पद होता है पार्टी में। तो वो अच्छा, दूसरा एक और है कि ये सर्वमान्य सच है कि कांग्रेस पार्टी में जो गांधी परिवार है वो कांग्रेस पार्टी का हेड होता है, चाहे उसमें अथॉरिटी है वो, तो वो अथॉरिटी भी कह सकते हैं। और अथॉरिटी के नाते यदि वो ग्वालियर में कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, कुछ गारंटी लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो कर भी सकते हैं। ठीक है, माफ कीजिए मैं चर्चा को आगे ले जाता, लेकिन वक्त जो है इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत देता नहीं। बहुत शुक्रिया कहूंगा यहाँ पर तीनों मेहमानों का, लेकिन ये बात तय है कि इस पर बारीक नजर तमाम सियासत को समझने वालों के मन में होगी। पिछले बार की जिन जिन सीटों में बहुत कम अंतर से बीजेपी या कांग्रेस हारी या जीती, जहां पर नोटा ने खेल बिगाड़ा, जहां पर रीजनल पार्टी की पनपने की संभावना है, तो जाहिर बात है कि गठबंधन ऑन पेपर हो या फिर अघोषित हो, लेकिन होगा जरूर, तभी जो दोनों पार्टियां हैं वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।